जय हिंद स्टूडेंट, कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एयरफोर्स नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट और रिविजन्स वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, तो उसी के आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट वीडियो मैकेनिक्स का जो पोर्शन चल रहा था उसी पोर्शन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और मैकेनिक्स में मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन का रिवीजन करवा दिया है, काइनेमेटिक्स का रिवीजन करवा दिया है। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में और आपके अगर टाइम बचता है तो वर्क पावर एनर्जी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो आप प्ले स्टोर पर जा करके हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, KC ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। अगर भैया आपके आसपास में आपका कोई बड़ा भाई हो, बहन हो या कोई रिश्तेदार हो, वो एस्टेट, सीटेट, SSC, दिल्ली पुलिस या फिर आपका कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है हरियाणा में उसकी तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पर एक वैल्यूएबल कोर्स को परचेज कर सकते हैं मिनिमम अमाउंट में और बेस्ट फैकल्टी के गाइडेंस के साथ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब वीडियो के नीचे। हम मैकेनिक्स की बात कर रहे थे, उसी में पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहली चीज लॉज ऑफ मोशन में, भाई मोशन आया किसकी वजह से? मोशन आया कब? जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है और पोजीशन को चेंज होने की वजह से हम वो क्या कह देते हैं कि वो बॉडी किस में है? मोशन में है। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स की ही बात करता हूं मैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक तरह का पुश होता है या पुल होता है, धक्का देना या अपनी तरफ चीज को खींचना। ये क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। इट इज अ पुश और पुल required to change the position of body. Push or pull required to change the position of body. क्लियर? इसको आप क्या बोलते हो? फोर्स बोलते हो। ठीक है, फोर्स की कैसी यूनिट होती है? फोर्स, सबसे पहली बात करता हूं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरा, इसका डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 -2। तीसरा, इसकी SI यूनिट न्यूटन होती है और इसकी CGS यूनिट डाइन होती है। SI यूनिट न्यूटन, CGS यूनिट डाइन, और 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, आप कई बार लिखते हो वेट ऑफ बॉडी। क्या लिखते हैं हम? वेट ऑफ बॉडी। ये भी एक तरह का फोर्स होता है जो ग्रेविटी बॉडी पर नीचे की ओर लगाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको क्या बोलते हो आप? mg बोलते हो। ठीक है, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू mg के बराबर। ठीक है, अब अगर एक बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, मतलब 2 फोर्स लग रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? F नेट अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा के बराबर। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं क्या? आपके फोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, आगे बात करेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। ठीक है, उन सभी के बारे में बात करेंगे, बट पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन टॉपिक इसका, जहाँ से इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, वो क्या कहलाता है? आपका इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी मास, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू उसके मास की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने आप में किसी भी तरह का चेंज का क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, इनर्शिया की वजह से बॉडी क्या करती है? अपने में आने वाले चेंजेस का अपोज करती है। ठीक है,
इस बेस पर हम क्या कहते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और डायरेक्शन में है तो वो डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है। इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी के मास पर। जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपको उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। इसलिए इनर्शिया डिपेंड करता है किस पे, मास पे। ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में आया हुआ है पहले। आगे अगर हम बात करते हैं इनर्शिया के बारे में ही, इनर्शिया चेंजेस होता है, चेंज का अपोज करता है और मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया 3 तरह का होता है, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स आपसे बड़े पूछे जाते हैं, इसीलिए इनके एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। रुकी हुई बस का एकदम से चलने पे यात्री का पीछे की ओर जाकर के गिरना, घोड़े पे बैठे व्यक्ति का घोड़े के अचानक चल पड़ने पीछे की ओर गिरना। ठीक है। पेड़ की डाल को हिलाने पर बेर या पत्तियों का नीचे गिरना। इसके अलावा कपड़े को झटकाने पर उसके डस्ट पार्टिकल्स का बाहर निकलना। ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके, आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। कैसे, मान लेते हैं पर्सन है, ये बस में बैठा हुआ इस तरह से, बस एकदम से चल पड़ी तो लोअर पोर्शन को साथ ले जाएगी अपने। ठीक है। अपर पोर्शन क्या चाहेगा, वो रेस्ट पे रहे, तो इसकी वजह से वो अपनी पोजीशन में बना रहेगा। तो अगर इसके लोअर पोर्शन को आप आगे ले जाओ तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका इनर्शिया एट रेस्ट। ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन, जब भी आप बस से उतरते हो, चलती हुई बस से, तो आप बस की डायरेक्शन में चलते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उतरोगे आपका लोअर पोर्शन किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप अगर मोशन में हो तो आप बस के साथ आगे जा रहे हो। ठीक है। आपका लोअर पोर्शन बस के साथ आगे जा रहा है, अपर पोर्शन भी बस के साथ आगे जा रहा है। बट जैसे आप बस से एकदम से उतरते हो आपका लोअर पोर्शन रेस्ट पे आ जाता है, जबकि अपर पोर्शन क्या होता है, बस के साथ जाने की कोशिश करता है, तो वो आगे की ओर जाके गिरते हो। ठीक है। एकदम से ब्रेक लगाते हो जब भी आप आगे की ओर गिरते हो। क्यों? क्योंकि आपका अपर पोर्शन बस के साथ आगे जा रहा था, अब वो आगे ही जाने की कोशिश करेगा, तो इनर्शिया ऑफ मोशन लगता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर आप किसी पत्थर को किसी डोर से बांध करके इस तरह से सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और किसी पॉइंट पे जा करके रस्सी टूट जाती है, तो हमेशा वो पत्थर नीचे नहीं गिरता, वो हमेशा वो पत्थर इस तरह से जाता है, टेंजेंशियली जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है कि वो डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो डायरेक्शन में ही जा करके कहीं रुकेगा। क्लियर? तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल है। एग्जांपल से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट्स वाई एप्लीकेशन याद रखेंगे आप हर चीज़ की। साथ ही साथ जब डस्ट जो पार्टिकल होते हैं बरसात के दिनों में आपने देखा होगा, टायर से जो मिट्टी चिपकती है वो हमेशा टेंजेंशियली ही जाके गिरती है, वो भी एग्जांपल है किसका, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसमें, ये इनर्शिया हो गया। पहला आता है लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है। क्या आता है पहले? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को किस लॉ से जाना जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहलाता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। तो जो आपने इनर्शिया पढ़ा था बस उसमें से एक छोटी सी बात ऐड कर देना कि भाई इनर्शिया से पोजीशन बॉडी की चेंज होएगी, चाहे वो रेस्ट पे हो, मोशन में हो या डायरेक्शन में हो, जब तक कि आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना सा चीज़ बताता है कि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया और वो इनर्शिया की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा था तो बॉडी की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसके बाद आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, अगर कोई बॉडी जिसका मास m था और वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन कर रही थी, ठीक है, ये बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है और ये v वेलोसिटी से आगे की ओर जा रही है, तो इसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कहलाता है लीनियर मोमेंटम, p = mv। और इसी के बेस पर होता है आपका क्या,
न्यूटन्स का सेकंड लॉ डिफाइन। तो आगे चलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लॉ, ठीक है, या फिर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये कहता है कि अगर आप बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्सटर्नल जब आप सोल्व करते हो तो आप इसको लिखते हो डी बाई डी टी, पी का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डी बाई डी टी, पी की जगह आ गया एम वी। और मैथ में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई यू वी डिफ्रेंशिएशन, ये यू इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन है, तो भाई एक बार तो m को बाहर ले लो, डी वी बाई डी टी, प्लस एक बार v को बाहर ले लो, डी एम बाई डी टी, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हो। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो डी एम बाई डी टी वाली टर्म हो जाती है 0 और आपका फॉर्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। और अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका फॉर्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। ये जो फार्मूला होता है ये लगता है रॉकेट प्रोपल्शन और रॉकेट जेट्स में, जबकि ये फार्मूला आपके डेली लाइफ में मैकेनिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर F इज इक्वल टू एम में, ठीक है। अब डेली लाइफ में आप बार बार जेट तो उड़ाते नहीं हो या फिर रॉकेट तो उड़ाते नहीं हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका ये फार्मूला जनरली आपको देखने को बहुत कम मिलता है। आपको जनरली जो फार्मूला देखने को मिलता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू एम में। यहाँ पर F क्या है, बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स है। आप एफ एक्सटर्नल को क्या बोल सकते हो कि नेट फोर्स लग रहा है जो बॉडी पर, वो है एफ इजिकल टू एम ए से, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं इम्पल्स क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है, एयरफोर्स ने, कि इम्पल्स इक्वल टू व्हाट, ए फोर्स है, क्या है इम्पल्स। तो इम्पल्स मैं कहूँगा किसी भी बॉडी पर लगने वाला वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए जो फोर्स लगता है वो कहलाता है इम्पल्स। फोर्स इनटू में शॉर्ट टाइम इंटरवल डी टी, इट इज़ नोन एज इम्पल्स, ठीक है। ये एफ है आपका, पी बन गया है, एफ है ये, और एफ को आप लिख सकते हो डी पी बाई डी टी। अगर डेल्टा की फॉर्म में लें, ये तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस हो गया। अगर एवरेज की फॉर्म में लें तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं स्मॉल चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, इनटू में स्मॉल चेंज इन टाइम से स्मॉल चेंज इन टाइम कट गया, और यहाँ से आपका आंसर निकल करके आया कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स किसी भी बॉडी पर लगने वाला वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल वाला फोर्स होता है, और ये होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर। क्या इसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब डेली लाइफ में इम्पल्स आपके कई जगहों पे यूज़ होता है। आप लोगों को पता भी रहता है कि कैच पकड़ते वक्त क्रिकेटर अपने हाथ को पीछे की ओर लेके जाता है। कर क्या रहा है वो टाइम को बढ़ा रहा है, तो फोर्स क्या लग रहा है आप पे, कम लग रहा है। सोफे वगैरह पे जब आप बैठते हो तो आपको कंफर्ट महसूस होता है, उसी स्पीड से अगर आप बेड पे बैठोगे, मतलब फट्टे पे बैठोगे, तो आपको कंफर्ट महसूस नहीं होगा, डिफ़िकल्टी में पड़ जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोफे में स्प्रिंग्स लगे होते हैं, आप जितने भी फोर्स से बैठो वो एकदम से आपको नीचे की ओर नहीं लेके जाते, टाइम लेते हैं थोड़ा सा, तो टाइम गैप बढ़ा देते हैं, तो फोर्स क्या लगता है आप पे, कम लगता है। तो ये एक तरह से इम्पल्स जो होता है वो न्यूटन्स की सेकंड लॉ की एप्लीकेशन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है अगर आप एक्शन करोगे तो आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी देखने को मिलती है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इसके ऊपर एक एम मास रख दिया, तो इस एम मास की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है जिसको आप क्या बोलते हो, एम जी, और एक ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स लगता है जिसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल आर, और कैपिटल आर को आप बोलते हो नॉर्मल रिएक्शन। कैपिटल आर को क्या बोलते हो आप, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बोलते हो कि आर इक्वल टू होता है एम जी, तो एम जी था आपका एक्शन फोर्स और बदले में मिला क्या, कैपिटल आर आपको रिएक्शन फोर्स,
ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस देख लीजिए, कई जगह पे पूछी जा सकती है आपको। जैसे रॉकेट्स वगैरह जब भी छुटाते हो तो सबसे पहले वो अंगारे नीचे की ओर गिरता है, तो एक्शन नीचे हुआ, ऊपर हुआ रिएक्शन। जब आप चलते हो तो फोर्स लगाते हो पीछे की ओर, एक्शन करते हो तो फ्रिक्शन आपको लेके जाता है आगे की ओर, एक्शन रिएक्शन हो गया। मैं इस बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ, मैं कुछ लिख पा रहा हूँ, इसमें फ्रिक्शन का तो रोल है ही, साथ में एक्शन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। आगे बात समझ, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे आप कभी भी पेन वगैरह यूज़ करते हो तो वहाँ पे तो चलो एनर्जी स्टोर हो जाती है, पर कॉन्सेप्ट होता है जब तक आप एक्शन नहीं करोगे तब तक पेन भी ऑन नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पर भी रिएक्शन लग रही है आपकी। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं हम लिफ्ट केसेस का। लिफ्ट केसेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। इन केसेस में किसी व्यक्ति का मास जो होगा वो बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो मास तो कभी घटता बढ़ता है ही नहीं, हमेशा याद रखना। मास और वेट में अगर मैं फ़र्क बता दूं आपको, पहले तो मास क्या होता है, मास क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है। मास क्या है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। और वेट क्या है, बॉडी पर लगने वाला एक तरह का ग्रेविटेशनल पुल, mg, ठीक है। मास केजी में नापा जाता है और वेट को न्यूटन में नापते हो आप, ठीक है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि आपका जो वेट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह यूज़ होता है, ठीक है। आपका ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, आप दुनिया में कहीं पे चले जाओ आपका मास कांस्टेंट रहता है, जबकि आपका वेट जी पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। जी कम ज़्यादा होगा तो आपका वेट भी कम ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी के बेस पर आपका फर्स्ट केस आया, एक लिफ्ट है ऊपर जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से, ये लिफ्ट है ऊपर जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से, एम मास था, लिफ्ट जा रही थी ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से, बॉडी पे वेट लगा कहाँ पर, डाउनवर्ड mg, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगा, r ऊपर की ओर। पहले बॉडी का वेट कितना था, mg के बराबर। अब आपको कैलकुलेट करना है, जो कि r के बराबर था, अब आपको नया r कैलकुलेट करना है, कम आता है ज़्यादा आता है। बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर, तो नेट फोर्स भी कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो आप यूँ लिख सकते हो r माइनस mg इक्वल टू ये नेट फोर्स, और नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो m इंटू में a आ गया। अब देखो mg को जब इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो r इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, ऐसा लिख सकते हो। m आ गया कॉमन, आंसर आ गया a प्लस जी, तो r में कुछ ना कुछ ऐड हो गया, तो बॉडी का वेट क्या होता है, ऊपर जाने पे बढ़ता है, ठीक है। और ये जो वेट है ये एक्चुअल वेट नहीं है, ये आपको अपेरेंट वेट है, ठीक है। अपीयर होता है कि आपको लगता है कि आपका वेट क्या हो गया है, बढ़ गया है, एक्चुअल में बढ़ेगा नहीं, ठीक। आगे सेकंड केस में चलते हैं। वही लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से नीचे की ओर आ रही है, लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से नीचे की ओर आ रही है, तो मान लेते बॉडी का मास कितना था, स्मॉल m, mg लग रहा है नीचे, r लग रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन कहाँ, नीचे, एक्सेलरेशन कहाँ, नीचे। तो भाई mg ज़्यादा हो गया, r कम हो गया, तो mg माइनस r इक्वल टू ma। तो आपने यहाँ से r को लिखा mg माइनस ma, तो r कितना आ गया, m कॉमन ले लो, g माइनस a, इसके बराबर आ गया, ठीक है। मतलब बॉडी का वेट घट रहा है, क्योंकि पहले r इक्वल टू एम जी था, और r अब जब देखोगे तो r इक्वल टू एम जी माइनस एम ए है, तो बॉडी का वेट घट गया। आगे बात करते हैं थर्ड केस में, a इक्वल टू जी हो जाए, नीचे की ओर आ रहा है, मतलब फ्रीली फॉल हो जाए, लिफ्ट क्या हो जाए, फ्रीली फॉल की कंडीशन बन के आगे आए, ठीक है। फ्रीली फॉल क्या होता है, जब अगर कोई लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, अगर आप उसको तार काट दो तो ग्रेविटी से नीचे आएगी, ठीक है, वो फ्रीली फॉल है। और यहाँ पर r इक्वल टू, आप जब लिफ्ट नीचे आती है g माइनस ए लिखते हो, a की वैल्यू g के बराबर है, g माइनस जी,
आर कितना हो गया आपका 0। आप पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है 0। जब आप पे नॉर्मल रिएक्शन 0 लग रही है तो बॉडी का वेट कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। और ये बॉडी का जो वेट है ये अपेरेंट वेट है। कैसा वेट है? अपेरेंट वेट है, ठीक है। और इसी चीज को आप बोलते हो कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर वेटलेसनेस। आगे बात समझ, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हो कि कब किसी बॉडी का वेट वेटलेसनेस की कंडीशन में पहुंचेगा। दो ही केस होते हैं, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ बॉडी का वेट अगेन कितना रहता है 0 रहता है, ठीक है। एट सेंटर ऑफ अर्थ बॉडी का वेट कितना होता है 0 होता है, क्योंकि जब अर्थ के सेंटर पे चले जाते हो, कभी ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, G' = 1 - d/r। जो डेप्थ होती है वो रेडियस के बराबर हो जाती है। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे आपकी जो G की वैल्यू होती है ना वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वेटलेसनेस की कंडीशन मिलती है। आगे चलते हैं हम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लॉ क्या कहता है हमको, ठीक है। ये लॉ हमको क्या कहता है? ये लॉ कहता है अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो भाई उस केस में आपका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सर प्रूव करो। तो देखो, आप मान लेते हैं बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ही ना लगे। लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लगता है, पर नेट हम मान लेते हैं 0, ठीक है। तो आपको पता है कि F एक्सटर्नल जब आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा तो dp/dt था। अब ये dp/dt किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया, ठीक है। किसी भी चीज़ का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कब होता है? जब वो चीज़ कांस्टेंट होती है। मतलब लीनियर मोमेंटम क्या थी आपकी? कांस्टेंट थी। अब सर इसको अप्लाई कैसे करें? एक m1 मास था, u1 वेलोसिटी से जा रहा था। एक m2 मास था, वो u2 वेलोसिटी से जा रहा था। थोड़ी देर बाद उनके बीच में कोलिजन हुआ। m1 जाने लग गया v1 से और m2 जाने लग गया किससे? v2 से, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि फाइनल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम के। इनिशियली मोमेंटम किसके बराबर है? m1 u1 प्लस m2 u2 मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसके बराबर हो जाएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस तरह से अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें टेंशन क्या होती है, ठीक है। पेपर पास में आगे वो वाली टेंशन नहीं कि भाई पेपर पास में आके पढ़ा कुछ नहीं हुआ, टेंशन नहीं है वो, ठीक है। आपके 4 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, आप लोग उनको करके देखो। एटमोस्ट 100 बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है। और 3 से 5 प्रैक्टिस सेट मैं और करवाऊंगा आपको। ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम से पहले आपके शायद जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ वहाँ तक आपके 15 एक प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। 15 को 25 से गुणा कर लेना, ठीक है। वो आपके क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को लगे कि वो आपको हर बच्चे को करने चाहिए डिफेंस के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको रिविजन्स भी करवा रहा हूँ वीडियोस में, तो इनका भी जितना हो सकता है बेनिफिट उठाओ भाई। शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, ठीक। जो आपके पास लिमिटेड टाइम ऑलमोस्ट 1 मंथ है आपके पास, उसका पूरा यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। टेंशन की बात करते हैं। पुली के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे कौन से क्वेश्चन आते हैं? पुली के ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो करवा रहा हूँ मैं अब आपको। जैसे यहाँ पर एक मास लग रहा था m1, यहाँ पे एक और मास लग रहा था m2, ठीक है। आप देखिए ये अगर m2 ज़्यादा है, m2 ज़्यादा है किससे? m1 से, तो ये m2 नीचे आएगा ये एक्सीलरेशन से और ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा? एक mg लगेगा। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पे जुड़ाई होती है रस्सी, उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन लगती है। ये बॉडी भी नीचे आएगी m1g से, डाउनवर्ड फोर्स, और टेंशन लगेगी ऊपर की ओर। अब दोनों का फ्री डायग्राम ले लो। m2
जी नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, ओवरऑल चीज़ नीचे ही आ रही है तो m2g ज़्यादा होगा टेंशन से। m2a जो टेंशन आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, m2g माइनस m2a। ठीक है, सिमिलरली इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। m1g नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर। ठीक है, यहाँ पे टेंशन आ जाएगी आपकी m1g प्लस m1a। जब आप एक्सेलरेशन और टेंशन को सोल्व करने जाते हो तो भाई यहाँ पे आपका एक फार्मूला बनता है, क्या, 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू में g, और एक्सेलरेशन जो आता है वो कितना आता है, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू में g के बराबर। प्रीवियस ईयर पहले भी पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। आपको डायग्राम नहीं देता हो, वो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता है कि एक बॉडी है, उसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो इतना है, तो आप बताओ बॉडी के मासेस का रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पर ही डायरेक्ट फार्मूला लगाया हुआ है, 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर, छोड़ के मत जाना इसलिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी लगा सकते हो आप इसको। एक m3 मास था, एक m2 मास था और एक m1 मास था। ठीक है, ये ओवरऑल F फोर्स से आगे की ओर जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर एक टेंशन होगी T1, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पर दूसरी रस्सी है तो टेंशन T2। ठीक है, सबसे पहले आपसे ये पूछ लेगा 3 मासेस हैं, F फोर्स 10 न्यूटन से आगे जा रहे हैं, सिस्टम का एक्सेलरेशन बता दो। आपने पढ़ा हुआ है कि F नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मासेस का सम कर दो, F आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन आ जाएगा, इंडिविजुअल बॉडी का क्या निकाल दो, इंडिविजुअल बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम से टेंशन निकाल लो। अब जिस एक्सेलरेशन से पहला मास आ रहा है उसी से तीनों जाएंगे भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सिस्टम का निकाला है और सिस्टम में तीनों इंक्लूड होते हैं। टेंशन लग रही है यहाँ पे T1, फोर्स लग रहा है यहाँ पे F, तो F आगे की ओर है, T1 पीछे की ओर है, तो F माइनस T1 ये नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, m1a आ गया। ठीक है, आपको F आगे की ओर लेके जा रहा है भाई, जाहिर सी बात है ये ज़्यादा होगा किससे, T1 से, तो F माइनस T1 नेट फोर्स आ गया, m1 पहले जो लग रहा है, और इसका मास m1 है और एक्सेलरेशन a है। आपको T1 से मतलब है तो T1 कितना आ जाएगा, F माइनस m1a। ठीक है, और a आपने निकाल लिया F डिवाइड बाई में m1 प्लस m2 प्लस m3, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, F अगर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह से मैं फार्मूला नहीं बता रहा, आपको जर्नल मेथड बता रहा हूँ कि इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में हो गया, टेंशन वाले केसेस में हो गया आपका। आगे बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कि भाई आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो और कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स, इसके ऊपर बहुत बार न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, ये होता क्या है, जैसे ये एक स्प्रिंग थी, इस पे एक एम मास अटैच है और आप इसको किसी फोर्स से F से एक्सटेंड कर रहे हो। मान लेते हैं थोड़ी देर बाद ये बॉडी कितनी आगे आ गई, x डिस्टेंस तक आगे आ गई। कितनी डिस्टेंस तक आगे आ गई, x डिस्टेंस तक आगे आ गई। अब इस दौरान इसको अगर आप छोड़ते होते वापस आती है, क्यों आती है, क्योंकि स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स भी होता है। क्या होता है, स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, जैसे आप इस सोफे पे बैठते हो तो जब उठते हो तो सोफे की स्प्रिंग वहीं नहीं रह जाती, वो खुलती है। क्यों, क्योंकि अगर वो इलास्टिसिटी की लिमिट में है तो जैसे ही आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे तो वापस आएगी। क्यों वापस आएगी, क्योंकि उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। और हर स्प्रिंग का क्या होता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है,
F इजिकल टू माइनस के एक्स, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि आप एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगा रहे हो तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपकी आगे की ओर है। ठीक है, आपसे स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट पूछ लेते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है। न्यूटन की यूनिट क्या होती है स्प्रिंग कांस्टेंट की? न्यूटन पर मीटर होती है। और डायमेंशन क्या होता है? m1 t-2 होता है। क्लियर। अब जब स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, वो कितनी होती है? 1/2 kx² होती है। आगे चलते हैं, इसमें आपका फ्रिक्शन वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। एक मिनट, देखिए फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है, जो बॉडी के मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। जैसे इस तरह से बॉडी 1 है, ये आपकी बॉडी 2 है, सेकंड बॉडी। ठीक, अब जब भी क्या होता है, कोई भी बॉडीज होती है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती है। उस इरेगुलरिटी की वजह से इनके बीच में कुछ पार्शली बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ पार्शली बॉन्ड बन जाते हैं। अब आप जब क्या करते हो, इस तरफ अपनी तरफ से मोशन करवाने के लिए फोर्स लगाते हो, तो आप जब फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, बॉडी इस तरफ क्या हो रही है? बॉन्ड खींच रहे हैं, मतलब कि इन बॉन्ड्स की वजह से इस तरफ एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है जो बॉन्ड्स को टूटने के लिए रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, ये अपोजिंग फोर्स आया है, इसी अपोजिंग फोर्स को आप फ्रिक्शन बोलते हो। इसी अपोजिंग फोर्स को आप क्या बोलते हो? फ्रिक्शन बोलते हो। और आपका फ्रिक्शन जो होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल की वजह से उनके बीच में बॉन्ड बनने से आया है। नेचर ऑफ मटेरियल जैसा था दो बॉडीज के बीच में, वहाँ पर जो बॉन्ड्स बने हैं उसकी वजह से जनरेट होता है। ठीक है, मतलब इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट का कोई रोल नहीं होता, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट का रोल होता है। ठीक है, पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट में नहीं आता, जो एक्चुअली एरिया कांटेक्ट में है उसकी वजह से आता है। दैट्स वाई आपको ये क्वेश्चन बार बार गलत देखने को मिलता है कि जो फ्रिक्शन होता है वो एरिया कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। नहीं, एरिया ऑफ कांटेक्ट फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, जहां पर एक्चुअल में बॉन्डिंग हो रही है दो सरफेसेस के बीच में। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या हुआ भाई? एक तरह का फोर्स हुआ जो बॉडी के मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। बॉडी के मोशन का अपोज करता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा। और रिलेटिव मोशन का जो दो बॉडीज के बीच में होता है उनका क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, अब फ्रिक्शन आपके दो तरह के होते हैं बेसिकली, फिर आप इसके टाइप भी पढ़ते हैं। एक फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जब स्टैटिक फ्रिक्शन की जब मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाती है तो आप दूसरा जो फ्रिक्शन बोलते हैं उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी एक्चुअल में मोशन में हो जाती है तो। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। देखो, मान लेते हैं ये सरफेस था, एक बॉडी थी जिसका मास m था और आप इस पे इस तरह से फोर्स लगा रहे हो। सभी को पता है कि भाई इस बॉडी को हिलाने के लिए, इसके इनर्शिया को डिस्टर्ब करने के लिए आपको एक लिमिटेड फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। मान लेते हैं इस बॉडी का इनर्शिया कह रहा है कि भाई मेरे पे 10 न्यूटन का जो फोर्स लगाओगे ना तब मैं हिलूंगा। ठीक है, आपने क्या करा? आपने 1 न्यूटन का फोर्स आगे की ओर लगाया और अब बच्चा कहता है कि सर इसको हिलाने के लिए 10 न्यूटन लगाना था, आपने लगाया कितना? 1 न्यूटन। मतलब बॉडी के अंदर आपका मोशन होगा ही नहीं। ठीक है, बॉडी का मोशन ही नहीं होगा, मतलब ये कहना गलत है। और जबकि आप कह रहे हो कि फोर्स आप लगा रहे हो 1 न्यूटन, ठीक है, और फ्रिक्शन नहीं लग रहा बॉडी पे। ठीक है, फोर्स लगा रहे हो फिर भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो भाई 1 न्यूटन ही लग रहा है, उस तरह बॉडी तो चल पड़नी चाहिए थी 1 न्यूटन से भी। बट क्यों नहीं चलती? क्योंकि 1 न्यूटन को बैलेंस करता है उस वक्त कौन करता है?
फ्रिक्शन बैलेंस करता है, और उस फ्रिक्शन को आप कहते हो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हर उस टाइम पे लगता है जब तक बॉडी के ऊपर एक्चुअल उसको जो हिलाने के लिए फोर्स था उससे कम किसी भी तरह का फोर्स लग रहा होगा ना, जब जब बॉडी पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आगे देखते हैं इसमें। अब मान लेते हैं मैं कहता हूँ मैंने 2 न्यूटन लगाया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना, 2 न्यूटन का। अप टू मैं कहता हूँ 9.9 न्यूटन लगाया, तो मैं कहूँगा स्टैटिक फ्रिक्शन ही है और 9.99 का है। ठीक है, तब भी यहाँ पे जो ये फोर्स लगा रहे हो इतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन है। बट एक लिमिट आ जाती है कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उसी को कहते हो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को क्या कहते हो आप, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो। मतलब जैसे ही आप 10 न्यूटन पे पहुंच जाओगे तो बॉडी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होगी, आपने अपनी तरफ से 10 न्यूटन ही फोर्स लगा दिया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जहां पर बॉडी मोशन ही करने वाली होती है, उसी को बोलते हो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जब ये बॉडी एक्चुअल में आगे की ओर चल पड़ती है। ठीक है, उस टाइम पर जब बॉडी आगे की ओर चल पड़ेगी, जब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसको आप क्या कहोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। बच्चे का डाउट रहता है कि सर सबसे ज़्यादा काइनेटिक होना चाहिए था, बट सोचो जब ये बॉडी मोशन में हो जाएगी तो यहाँ पर बॉन्ड कम बनेंगे या ज़्यादा, तो आंसर आएगा बॉन्ड कम बनेंगे पहले से, क्योंकि वो रुकने की जगह ही नहीं मिल रही बॉडी को। तो उस केस में आपका जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है इन दोनों से। और कई बुक्स में आप काइनेटिक फ्रिक्शन की जगह डायनेमिक फ्रिक्शन भी पढ़ते हैं। कौन सा फ्रिक्शन पढ़ते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन भी पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। जैसे एम मास की बॉडी है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, इधर कुछ फार्मूलेज देखते हैं अब इसके। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और mg नीचे की ओर लगेगा, mg को बैलेंस करेगा कौन, नॉर्मल रिएक्शन R। तो आप कहते हैं जो फ्रिक्शन होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन R होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगी उतना ही ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करना पड़ेगा बॉडी को हिलाने के लिए, मतलब उतना ही फोर्स चाहिए आपको हिलाने के लिए। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है न्यू, जिसको बोलते हो आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इस तरह से जानते हैं हम इसको। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू एक डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। जो न्यू होता है वो डायमेंशनलेस होता है और यूनिटलेस होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, इनमें से कौन सा ज़्यादा होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ज़्यादा होता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, इस तरह से। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है या फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, दोनों ही आपके tan थीटा इजिकल टू न्यू के बराबर होते हैं। मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, आपसे जनरली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही बता देता हूँ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, आपके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से। अब इंक्लाइन प्लेन वाले देखते हैं। इंक्लाइन प्लेन का केस देखते हैं। इंक्लाइन प्लेन मतलब आपकी बॉडी कुछ इस तरह से रखी हुई है। ठीक है,
और ये है आपका इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा डिग्री का। सबसे पहले mg कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, इसको बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन r, बट ये तो दोनों एक लाइन में है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे खींचता हूँ तो ये एंगल भी थीटा ही आता है, मैथमेटिकली चलते हैं तो। इस mg का एक कंपोनेंट आता है इधर mg cos थीटा, और इधर आता है mg sin थीटा। अगर mg sin थीटा इस बॉडी को नीचे की ओर लेकर आ रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की ओर। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, और बॉडी अभी रेस्ट में है। बॉडी अभी किस में है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो बॉडी का जो फ्रिक्शन है वो mg sin थीटा के बराबर है, ठीक है, क्योंकि mg sin थीटा नीचे की ओर उसको लेकर के आ रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन r mg cos थीटा के बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है, ठीक है। इस तरह से दो इक्वेशन बनती है। अब इन्हीं इक्वेशन का यूज़ करेंगे जब ये बॉडी नीचे आ रही है और या फिर ये बॉडी ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन से, ठीक है। आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है, दो केसेस में, एक तो जब बॉडी नीचे आती है, एक बॉडी जब ऊपर जाती है। देखिए ये थीटा एंगल है, ये एम मास बॉडी का था, इधर mg, इधर mg cos थीटा, mg sin थीटा। एक्सेलरेशन नीचे की ओर है बॉडी का, एक्सेलरेशन नीचे तो भाई फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अब ऊपर, क्योंकि फ्रिक्शन तो अपोज करता है मोशन का, ठीक है। पर बॉडी नेट किस तरफ आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, और इधर नॉर्मल रिएक्शन आ रही है, इसको बैलेंस करता है। तो पहली चीज़ तो आप लिख देते हो कि r इक्वल टू क्या होता है, mg cos थीटा। एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया था इस पे, आइस वाला एक क्वेश्चन आया था 2019 के पेपर में। mg sin थीटा नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, बट बॉडी नेट नीचे ही आ रही है, तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा माइनस में फ्रिक्शन। नेट फोर्स बॉडी पे हमेशा किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो न्यू इंटू आर होती है, न्यू इंटू एम जी मत बोलना कभी भी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एम जी आर इस एम जी के बराबर होता है कब, जब बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी होती है तो, ठीक है। न्यू आर की वैल्यू कितनी, एम जी कोस थीटा, एम इंटू ए, एम से एम सारे उड़ गए, बॉडी का जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, जी साइन थीटा माइनस न्यू जी कोस थीटा। इसके ऊपर क्वेश्चन बना था आपका, ठीक है। अब मान लेते हैं बॉडी किसी इस दौरान कहीं यहाँ से चली थी और यहाँ पे आ गई थी, और बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कितनी थी, एस। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, किसके बराबर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स लग रहा है, देखो ये फोर्स ही था, हमने तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको चेंज कर दिया था, ये फोर्स लग रहा है, ठीक। अब इसको इस साइड ले आओ, तो फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा माइनस न्यू एम जी कोस थीटा, ये तो फोर्स लग रहा है बॉडी पे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मान लेते हैं एस, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये किस केस में है, जब बॉडी नीचे की ओर आ रही है। अब ऊपर की ओर जा रही हो तो ये एम मास की बॉडी थी, आपका एम जी नीचे, एम जी कोस थीटा इधर, एम जी साइन थीटा नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की ओर। अब आपका एक्सेलरेशन कहाँ, ऊपर की ओर, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, एक मिनट रुकिए, बॉडी पे एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा आपका, नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ लगा, नीचे की ओर, क्योंकि वो तो नेट फोर्स का ही मोशन अपोज करता है। एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन नीचे है, तो बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है,
वो है आपका एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन के बराबर, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन के बराबर। और यहाँ से एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, न्यू इंटू एम जी कोस थीटा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक्सेलरेशन ही निकालना है तो m की वैल्यू को काट देते हैं, a आ जाता है आपका g साइन थीटा प्लस न्यू g कोस थीटा के बराबर। ठीक है, इसके बराबर एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक, अब अगर वर्क डन पूछ लेता तो आपसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना लग रहा है बॉडी पे, एम जी साइन थीटा प्लस न्यू एम जी कोस थीटा इंटू में डिस्प्लेसमेंट, अगर वो कुछ डिस्प्लेस चला है तो। देखो वर्क आपका प्लस आ रहा है, और प्रीवियस केस में देखो तो आपका वर्क कैसा आता है, वर्क आपका नेगेटिव आता है। मतलब कोई चीज़ नीचे आती है तो आपको वर्क डन कम करना पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी हेल्प करती है। कोई चीज़ को ऊपर लेके जाते हो तो आपका वर्क डन क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि डाउन लाने में ज़्यादा फोर्स लगता है या अप ले जाने में, तो अप ले जाने में ज़्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में से कौन ज़्यादा होता है और कौन सा कम। तो भाई रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन में एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है तो बॉडी के सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। पी, जब कोई चीज़ पीते हो तो वो अंदर जाती है, तो ये इनवर्ड होता है। ये फोर्स, ये कैसा फोर्स होता है, इनवर्ड होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हो। ठीक है, फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ना सॉरी, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और ये इनवर्ड होता है। जबकि इसी वक्त एक बॉडी पे और फोर्स लग रहा होता है जिसको आप क्या बोलते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। एक्चुअल में ये दोनों फोर्स एक ही हैं, बस महसूस अलग अलग तरह से होते हैं। कई बार हमको ये लगता है कि हम पर इनवर्ड फोर्स लग रहा है तो सेंट्रीपिटल है, और जब आपको ये लगे कि आप घूम सर्कुलर पाथ में रहे पर आप पे आउटवर्ड फोर्स लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप सूडो फोर्स भी बोलते हो। फार्मूला यही होता है इसका, एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर यहाँ पे एम में पुट कर देते हो तो बॉडी का एक्सेलरेशन आ जाता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन होता है आर ओमेगा। मैंने काइनेमेटिक्स में भी बताया तुमको ये। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ जाता है आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी वे में हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब जब टर्निंग ऑफ कार की बात आती है, जब कार कोई टर्न वगैरह लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनता है कि जो कम से कम वेलोसिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए कि कार सेफ टर्न ले सके। ठीक है, या ना सॉरी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम velocity of car during safe turn on level road। किस पे, लेवल रोड पे। ठीक है, उस समय आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो। तो भाई जब आप ये टर्निंग ऑफ कार कर रहे हो इस तरह से, ठीक है, ये कोई कार है मान लेते हैं कोई एम मास की, अब जब ये मोड़ना चाह रहा है तो इस दौरान आप पे इस तरफ एक फ्रिक्शन लगता है, और ये जो फ्रिक्शन होता है यही प्रोवाइड करता है आपको कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इस फ्रिक्शन की वजह से क्या आता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फ्रिक्शन भाई ज़्यादा होता है किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, एम
V बाय R से, और फ्रिक्शन होता है न्यू इंटू R। अगर फ्रिक्शन से ज़्यादा सेंट्रीपिटल हो जाएगा ना तो आपको पलटा देगा गाड़ी को, ठीक है, इसलिए। और R की वैल्यू, लेवल रोड है ना भाई, R इक्वल टू mg हो जाएगा। R क्या होता है, इस रोड की, ये कैसी कर्व की पाथ, कर्व का पार्ट है तो इस रोड की रेडियस है। m से m कट गया, v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू न्यू आर जी, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ न्यू आर जी, क्या तो इसके बराबर होगी, इससे लेस, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी कर सकते हो आप, इसके बराबर कर सकते हो, अंडर रूट न्यू आर जी के बराबर, ठीक है, इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। एक दूसरा होता है बैंकिंग ऑफ रोड, टायर का घिसाव कम होता है, वियर एंड टियर कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रोड को किनारों से थोड़ा सा उठा देते हैं, ऐसे उठा दिया हल्का सा, ठीक है। ये एंगल क्या कहलाता है, बैंकिंग एंगल। क्या कहलाता है ये एंगल, बैंकिंग एंगल कहलाता है, ठीक है। अब बैंकिंग एंगल की टर्म में आपका वेलोसिटी जो होता है वो आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया लास्ट ईयर आपसे, आर जी नेवी के पेपर में था, न्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस न्यू टेन थीटा, ठीक है, इसके बराबर होता है आपका सेफ टर्न के लिए। तो भाई यहाँ पर बैंकिंग एंगल की टर्म में ये फार्मूला है, आपको कहता है कि अभी फ्रिक्शन खत्म हो गया, मतलब न्यू जीरो हो गया, तो कितनी होगी वेलोसिटी, तो ये होगी, ये डायरेक्ट पूछा था आपसे, आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा अंडर रूट में, ठीक है। और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में आपसे पूछ ले तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। जब साइक्लिस्ट बैंड करता है ना तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। जब बाइक वगैरह आप रोड पे इस तरह से घुमा देते हो हल्की सी, तो आप वर्टिकल के साथ एंगल बना रहे हो, वहाँ पे फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स का ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। वहाँ पर आपको बैलेंसिंग का रोल निभाना पड़ता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा गलत बता गया, एक मिनट, सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल होता है, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होता। जैसे जब कार टर्न लेती है ना तो वहाँ पे टर्निंग के दौरान आपका फ्रिक्शन जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट जब आपका बाइक वगैरह होता है, बाइक के टायर पतले होते हैं, वहाँ पर सेंट्रीपिटल रोल का काम बहुत कम हो जाता ना, सॉरी, फ्रिक्शन का रोल बहुत कम हो जाता है। प्योरली एंगल डिपेंड करता है कि आप ये इस तरह साइकिल को घुमा रखकर वर्टिकल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाओ कि आप सेफली उस रोड पर चक्कर काट पाओ, ठीक है। तो ये थे आपके किसके पार्ट, फ्रिक्शन के पार्ट। आपको मैंने अभी तक 4 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, ठीक है। चारों प्रैक्टिस सेट की अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करना, आप लोग यूट्यूब के नीचे, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है और जहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक है वहाँ पे जाना, आपको पीडीएफ के सेक्शंस में क्या मिल जाएंगे, मेरे आपके करवाए हुए प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है, एयरफोर्स के नाम से, ठीक। तो ये था आपका आज का वीडियो, मैकेनिक्स का ही नेक्स्ट पार्ट था ये हमारा, मैकेनिक्स में ही लॉज ऑफ मोशन, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भाई इसको शेयर करना, साथ ही साथ अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए पुराने वीडियोस भी देखो, प्रैक्टिस सेट करो, ठीक। और अगर आपके कोई आस पड़ोस में या फिर भाई बहन, जो भी मैंने शुरुआत में बताया, अगर है और वो एस्टेट, सीटेट, दिल्ली पुलिस और बाकी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, तो प्ले स्टोर पर जाकर ये कैसी ऑनलाइन क्लासेस की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ पर एक किफ़ायती और बढ़िया जो कोर्स हमने बनाया हुआ है उसको आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद भाई।